बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया। मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने मुझे दावत दिया। तो मैं अब सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खामोशी से आपने मेरी बात सुननी है, पसंद आई तो बाद में फिर नारे मारना। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, अभी बस आया सब पता चल गया, सुन ले आप मेरी बात। अच्छा देखें, मुझे पता चला कि जो गवर्नर पंजाब, सुन ले, आराम से सुनने आज आपने मेरी बात। पता नहीं कब मौका मिलेगा फिर से आपसे बात करने का। मैं सबसे पहले गवर्नर पंजाब, जो चांसलर है सरगोदा यूनिवर्सिटी का, गवर्नर साहब जरा मैं आपसे मुखातिब हूं। अब सबके सामने, सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने मैं गवर्नर पंजाब से मुखातिब हूं। मैं सबसे पहला सवाल गवर्नर साहब, कि ये आपको किसने इजाजत दी है कि आप पॉलिटिकल लीडर्स को यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने उनको एड्रेस करने से रोके? मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 3 साल था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बड़े बड़े, सिर्फ बर्तानिया के पॉलिटिशियंस नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस इनवाइट करते थे, अभी भी करते हैं, और वो स्टूडेंट्स को एड्रेस करते थे। मुझे, जब से मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी, 3 दफा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया है, बल्कि अभी फिर इनवाइट किया है कि मैं यूनिवर्सिटी के सामने आके एड्रेस करूं। तो मैं ये इस गवर्नर से पूछता हूं कि ये यूनिवर्सिटीज नर्सरीज होती हैं फ्यूचर लीडर्स के लिए। जो मुल्क के लीडर्स होते हैं वो आप जैसे नौजवान जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेते हैं, आप फ्यूचर लीडर्स होते हैं। तो अगर आपके सामने पॉलिटिकल लीडर्स ना आके एड्रेस करें तो आपकी पॉलिटिकल तरबियत कैसे होगी? कैसे आपको पता चलेगा? आप अपना नजरिया कैसे बनाएंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि लीडरशिप क्या होती है? क्योंकि आपने इंशाअल्लाह इस मुल्क के फ्यूचर लीडर से मेरे सामने बैठी हुई है। सो गवर्नर, खुदा के वास्ते इन चोरों की बातें ना सुनो जो ऊपर बैठे हुए हैं। इमरान खान को यह कौम 50 साल से जानती है, और मैं अपने फ्यूचर लीडर्स के सामने अगर आके बात करूंगा तो मुल्क की बेहतरी की बात करूंगा, इनकी बेहतरी की, इनकी तरबियत की बात करूंगा। और आपकी, एक तो ये, जब भी ये सारा जो चोरों का टोला ऊपर आके बैठ गया है, जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है। और ये गवर्नर की भी कांपें टांगी कि उसने वाइस चांसलर को कहा कि जनाब इमरान खान को ना बुलाओ। सबको बुलाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कांपे टांगने वाला बिलावल भी आपके सामने खड़ा हो। ये और बात है कि वो आधी उर्दू आधी अंग्रेजी, और वो कह कुछ रहा होगा, मतलब कुछ और समझ आ जाएगी आपको।
वो कई दफा उसको यही नहीं पता चलता कि वो करता है या करती है। और दूसरी तरफ अगर शहबाज शरीफ आया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो आपसे पैसे मांगने शुरू कर देगा। हाँ, और आप डीजल साहब को भी इनवाइट कर सकते हैं। यहां सबको आना चाहिए। डीजल बस 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 सुन लो ना, मैं ये कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर सारे पॉलिटिकल लीडर्स को आके मौका मिलना चाहिए, अपना मौकफ रखें, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हो रही है। और इसलिए क्यों यूनिवर्सिटीज में मुल्क की फ्यूचर लीडरशिप यहां से जन्म लेती है। और दूसरी चीज, अच्छा जरा आपने देखें, आराम से आज आपने मेरी बात सुननी है, क्योंकि मुझे आपका जज्बा और जुनून मैं नोटिस कर रहा हूं, माशाल्लाह उबल रहा है। अच्छा अब सुनना है, देखें सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत बड़ा फिलोसोफर एरिस्टोटल ने आज से 2500 साल पहले एक बात कही थी। गौर से जरा मेरी बात सुने, वो क्या कही थी। उसने कहा था कि अगर एक माशरे में नाइंसाफी हो, जुल्म हो, तो सारे माशरे के शहरी राय हक के लिए खड़े होंगे, इंसाफ के लिए खड़े होंगे। और जब एक इंसान हक के लिए खड़ा होता है तो वो पैगंबरों का काम करता है। सारे अल्लाह के जो पैगंबर थे सब राय हक और इंसाफ के लिए खड़े हुए थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के जो कुफार थे, जो जुल्म करते थे, जिन्होंने आजादी राय, जो अपनी आजादी राय लेके निकले थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने रोक दिया था, तशद्दुद किया था लोगों पे। वो उसके लिए खड़े हुए थे। जो हजरत मूसा थे वो फिरौन के जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। हजरत इब्राहिम नमरूद के खिलाफ खड़े हुए थे। हजरत ईसा रोमन इंपीरियलिज्म और जो यहूदी एलीट थी उसके खिलाफ खड़े हुए थे। सब इंसाफ के लिए खड़े हुए थे। तो दो किस्म के पॉलिटिशियन हैं। एक पॉलिटिशियन है जिसको दुनिया हकारत से देखती है, अवाम का नाम लेके इक्तदार में आता है और उसी अवाम को लूटना शुरू कर देता है, झूठ बोलता है अवाम से। इनको लोग हकारत से देखते हैं। और दूसरा पॉलिटिशियन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम एक बड़ी ख्वाब इंसाफ के लिए, मुसलमानों के हकूक के लिए निकले थे कि हिंदुस्तान में हमें हकूक नहीं मिलेंगे, इसलिए वो निकले थे। 40 साल स्ट्रगल थी। इसलिए आज हम सब कायदे आजम की इज्जत करते हैं कि उन्होंने अपने लिए सियासत नहीं की थी, हमारे लिए की थी। नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी भी खून के बगैर जो अफ्रीकन थे उनको आजादी मिलेगी, क्योंकि गोरों ने उनको पर कब्जा किया हुआ था। अपार्थाइड रिजीम थी, गोरे ऊपर बैठे थे, नीचे गुलाम थे। तो नेल्सन मंडेला 27 साल उसने स्ट्रगल की, 27 साल जेल में गुजारे, लेकिन अपने मौकफ से पीछे नहीं हटा। और जब तक साउथ अफ्रीका रहेगा, चाहे वो गोरा हो या काला हो, सब नेल्सन मंडेला की इज्जत करेंगे, क्योंकि उसने अपनी जात के लिए पॉलिटिक्स नहीं की,
और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्यों उनसे इतना प्यार करते हैं, हम क्यों इश्क करते हैं उनसे? क्योंकि उन्होंने हमें हकूक दिलवाए, उन्होंने हमें इंसान बनाया, उन्होंने मदीना में अदल और इंसाफ का निजाम लेके आए, इंसानों को आजाद कर दिया, उन्होंने मेरिट लेके आए, उन्होंने तालीम का बताया कि जब तुम इल्म हासिल करते हो तो ये इबादत में शामिल हो जाता है। उन्होंने वो लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दुनिया की इमामत की उन्होंने। वो अरब जिनकी हैसियत नहीं थी, दो सुपर पावर्स थे मशरिक और मगरिब में। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था कि उन्होंने उनको उठा के लीडर्स बना दिया। हर सहाबी लीडर बन गया। तो मेरे जो आज जो नौजवान में आप सब मेरे सामने हैं, ये समझें कि हमारा मुल्क अब दो तरफ है, फैसला कुन मोड़ के ऊपर खड़ा है। अगर इस वक्त जो मैं अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप आज हक और सच और इंसाफ के लिए नहीं खड़े होंगे, तो याद रखें, जब आप जुल्म का मुकाबला नहीं करते और जुल्म के बुत के सामने झुक जाते हैं, वो माशरा तबाह हो जाता है। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और ना इंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। और जो मेरे दुनिया के सबसे अजीम लीडर, हम सबके दिलों का जो राज करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1500 साल पहले उन्होंने जो कहा था, मैं सब चाहता हूं ये बार बार मेरी बात याद रखना कि जो उन्होंने कहा था, उनकी जो हदीस है कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर कमजोर छोटा चोर चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू जब चोरी करे तो उसका वो ना पकड़ सके जो मुल्क, उसको एनआरओ दे दे, वो तबाह हो जाता है। ये याद रखें कि आप आज अपने सामने मुल्क को तबाही की तरफ जाते देख रहे हैं, क्योंकि मेरे नबी ने कह दिया था कि जब आज जेलों में जाके देखें, सब गरीब लोग नजर आएंगे आपको। मुशर्रफ ने मुझे भी कोई चंद दिन जेल में रखा था, मुझे कोई बड़ा डाकू वहां जेल में नहीं नजर आया, सब छोटे गरीब लोग थे। और जब मैं असेंबली में गया तो बड़े बड़े नामवर डाकू मुझे पाकिस्तान की असेंबली में नजर आए। तो ये देखें, मैंने सारी दुनिया देखी है। शायद ही किसी को अल्लाह ने इतना मौका दिया हो कि उसने मगरिब में भी टाइम गुजारा, उनका सिस्टम देखा। क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया के तकरीबन मुल्क देखे, सब दुनिया देखी मैंने। मैं आज आप सबको देखें, मेरे सरगोदा यूनिवर्सिटी के नौजवानों, गौर से मेरी बात सुने। सारी दुनिया में जो मुल्क खुशहाल हैं, जितने भी मुल्क खुशहाल हैं, सारे मुल्क जो खुशहाल हैं, वहां इंसाफ का निजाम है, वहां रूल ऑफ लॉ है, वहां कानून की हुक्मरानी है। और जितने मुल्क गरीब हैं, वसाइल के बावजूद, नाइजीरिया तेल के जखीरे पे बैठा, सबसे ज्यादा तेल अफ्रीका के अंदर नाइजीरिया में है। साउथ अफ्रीका में वेनेजुएला, सबसे ज्यादा साउथ अमेरिका में जो तेल है वो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला से बेचारे लोग नौकरियां ढूंढने के लिए मर मर के दूसरे मुल्कों में जाते हैं, गुर्बत है। नाइजीरिया गुर्बत की इंतहा है। क्या वजह है? स्विट्जरलैंड
कोई वसाइल ही नहीं है स्विट्जरलैंड में। हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज में, हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ हैं, आप यकीन करें कि कोई मुकाबला ही नहीं है। जो हमारी खूबसूरती है, जो स्विट्जरलैंड में है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अल्लाह ने जो हमें यहां खूबसूरती दी है, लेकिन स्विट्जरलैंड दुनिया का अमीर तरीन और खुशहाल मुल्क है, कोई वसाइल नहीं है। और नाइजीरिया और वेनेजुएला तेल के बावजूद गुर्बत है। फर्क क्या है? रूल ऑफ लॉ, इंसाफ, कानून की हुक्मरानी। स्विट्जरलैंड के अंदर जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, मतलब कि जिस मुल्क में इंसाफ का निजाम बेहतरीन है, स्विट्जरलैंड में 99.9% है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, यानी कोई कानून के ऊपर नहीं है। और नाइजीरिया 7%, 7%। तो इसलिए जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर कानून नहीं, जिधर इंसाफ नहीं, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं, जिधर ताकतवर या आईनारो ले ले और कमजोर बेचारा जेलों में जाए, तब उन्होंने कहा था कि वो तबाह हो जाएगा। दुनिया में चले जाएं, तबाह हो रहे हैं मुल्क जिधर इंसाफ नहीं है। हमारे सामने मेरी जिंदगी में सिंगापुर आजाद हुआ, छोटा सा सिंगापुर, पानी भी उनका अपना नहीं था, मलेशिया से पानी आता था। वो सिंगापुर जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था, सिर्फ एक बंदरगाह थी। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी गौर से सुनो, क्योंकि हमारे सामने हुआ ये। उस सिंगापुर में एक ईमानदार लीडर आया जिसका नाम था ली क्वान यू। पाकिस्तान और सिंगापुर का जो पर कैपिटा इनकम था वो एक ही था। हमारा तो $150 पर कैपिटा था या $200, एक ही था। उस सिंगापुर के अंदर एक लीडर ने कानून कायम किया। जब आप कानून की बालादस्ती करते हैं तो करप्शन खत्म हो जाती है। करप्शन तो ताकतवर की करप्शन तबाह करती है मुल्क को। तो जब उसने कानून कायम किया, ताकतवर को कानून के नीचे ले आया, करप्शन खत्म की। सिंगापुर आज हमारे साथ शुरू हुआ था 60 साल पहले, 50-55 साल पहले। हमारा आज 2000 होगा डॉलर पर कैपिटा, मुझे याद नहीं है। सिंगापुर का $60,000 पर कैपिटा है। औसत आमदनी सिंगापुर में $60,000 है। वो मुल्क हमारा सारे वसाइल के बावजूद, हमें अल्लाह ने 12 मौसम दिए, जरखेज जमीन दी है, सोने के रिजर्व हैं, कॉपर के रिजर्व हैं। हमें अल्लाह ने वो टूरिज्म, हर चीज दी है उसने। और हमें देखे कि हमारा वो भी शहबाज शरीफ मांगने गया था, अमेरिका जी मुझे पैसे दे दो, मैं मजबूर हूं। वो वैसे अगर टेप है वो जरा चलाए, मैं जरा आपको जरा सुना दे बस। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये फर्क है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है। मैं ये आपको सरगोदा देखें, हम अब ये देख रहे हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जब पैसे मांगता है, सारे मुल्क की इज्जत खत्म हो जाती है। बाहर जब आप जाते हैं, हरा पासपोर्ट लेके दुनिया में जब जाते हैं, तो आपको अलग लाइनों में खड़ा कर देते हैं। क्योंकि जो मुल्क दूसरे मुल्कों के सामने हाथ फैलाता है, जिस तरह जो आदमी दूसरे आदमी के सामने हाथ फैलाता है, इज्जत नहीं होती, कौमी गैरत खत्म हो जाती है।
तो मैं जो आज आपको खास तौर पे, मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी खास तौर पे जो मैं आपके पास आया ये बताने के लिए कि देखें, अगर हम ये समझते हैं कि ये मुल्क चल जाएगा, कि जेल भरे हो बेचारे गरीब लोगों से जो मजबूरी में चोरी करें, बेरोजगारी में, आजकल जो बिजली के बिल हैं वो कौन दे सकता है, तो मुश्किल में जो चोरी करे वो जेल में, और जो बड़े बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी जिन्होंने की हो वो दंदनाते फिरे हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। ये जो, अब जरा सुने, ये आपके लिए मैं सिर्फ बता रहा हूं, सरगोदा यूनिवर्सिटी ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसको बनाते हैं जो 16 अरब रुपए की, वो और उसका बेटा, उनको चोरी में अंडर ट्रायल होते हैं, इनको सजा होने वाली थी, 16 अरब रुपए की FIA का केस कि इन्होंने चपरासी, मकसूद चपरासी और इनके नाम पे 16 अरब रुपया लिया, 1600 करोड़ रुपया, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दें। वो इसहाक डार जो रिटन, सुने जरा, इसने रिटन एफिडेविट दिया हुआ है सन 2000 में मैजिस्ट्रेट के सामने कि मैं शरीफ खानदान के पैसे चोरी करके लंदन भेजता था, मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता था, कन्फेशनल स्टेटमेंट है इसकी। उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दे, यानी बिल्ले को बैठा दे दूध की हिफाजत करने के लिए। और आसिफ जरदारी, उसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे। उसके बाहर एक किताब है कैपिटलिज्म अकिलीज हील, वो किताब रेमंड बेकर ने लिखी हुई है कि कितनी चोरी इसने और नवाज शरीफ ने की। अखबारों में इनके आर्टिकल आए हुए हैं, बाहर की दुनिया में इसको 10% कहते थे। नैब इसको पकड़ नहीं रही, नैब इसके केसेस खत्म करती जा रही है। उधर अभी सिंध का गवर्नर बनाया है, वो जरा सिंध का गवर्नर देखे और मौला जट देखे, कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा उसमें। यानी वो लोग जिनको जेलों में डालना था, वो 60%, ये जो कैबिनेट बनाई है 60% कैबिनेट जमानत पे है, बेल पे है, चोरी के केसेस है इनके ऊपर। और जो जिसको बनाया हुआ है इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, इसका अपना नून लीग का वजीर आबिद शेर अली का बाप कहता है इसने 18 कत्ल किए हैं। तो उस मुल्क जिसके ऊपर इन तरह के चोरों को बैठा दो, तो ये सियासत नहीं है, अब ये जहाद है, इन चोरों के खिलाफ जहाद है। और ये नौजवानों ये याद रखें कि एरिस्टोटल ने तो कहा था 2500 साल पहले, लेकिन अल्लाह ने कुरान में हमें हुक्म दिया है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो। हुक्म है अल्लाह का कि जब आप देखते हैं कि माशरे में बुराई है, तो आप सबके ऊपर फर्ज है कि आप बुराई के खिलाफ खड़े हो और अच्छाई के साथ खड़े हो। अल्लाह ने आपको इजाजत नहीं दी न्यूट्रल होने की, या जब आप देखते हैं, ये सुन लें मेरी बात, कौम में माशी तबाही कभी पहले नहीं आती। पहले एक कौम इखलाकी तौर पे मरती है, फिर माशी तौर पे मरती है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि मौलाना साहब एक कौम कैसे मरती है? मौलाना रूमी ने कहा कि वो कौम जब अच्छे और बुरे के बीच में तमीज करनी खत्म करती है, मर जाती है।
इखलाकी तौर पे जब कौम मरती है तब कौम खत्म होती है। जर्मनी और जापान दूसरी जंग अजीम में तबाह हो गए थे, एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी उधर। जापान के ऊपर 2 एटम बम गिरे थे, 10-10 साल में खड़े हो गए। 10-10 साल में दोनों कौमें खड़ी हो गई, क्योंकि आप बिल्डिंग्स को तो बम मार के गिरा सकते हैं, लेकिन इखलाकियात को बम मार के नहीं मार सकते। इसलिए अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ, और दूसरा उसने जिहाद हमारे पे फर्ज किया है। अल्लाह ने कहा है कि नाइंसाफी के सामने खड़े हो, जुल्म का मुकाबला करो, ये उसका हुक्म है। तो जो मैं आज सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं, इंशाअल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूं। और ये सियासत नहीं है, ये मेरे मुल्क के लिए हकीकी आजादी की जहाद है। मैं कभी, सुन लो, ये मेरा जो ईमान है, मैं समझता हूं कि इन चोरों की गुलामी से बेहतर यह है कि मैं मर जाऊं। मैं जीना नहीं चाहता। इंसान को मर जाना चाहिए बजाय इन चोरों की गुलामी करे, क्योंकि वो मौत है जो चोर जब ऊपर बैठ जाए कौम मर जाती है। और कौम आज देख लें कि सारी जगह पैसे मांगते फिर रहे हैं। 6 महीने पहले जब ये आए हैं चोर, तो तब क्यों नहीं ये हालात थे? आज हर किस्म की माइशत भी नीचे, महंगाई उस्मानों पे, बेरोजगारी उस्मानों पे, हर किस्म की चोरी डकैती बढ़ती जा रही। क्यों? क्या हुआ है? कौन सी क़यामत आई 6 महीने में कि मुल्क के ये हालात हो गए? किसी मुल्क पे भी आप चोर ऊपर मुसल्लत कर दे, मुल्क तबाह हो जाएगा। आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। और हम आज सारी कौम एक तरफ खड़ी हो गई है, और ये जो चोर है ये एक तरफ खड़े हो गए हैं। कौम इधर है, चोर इधर है। जब इलेक्शन होती है हम हार जाते हैं, अपने अंपायर खड़े करके भी हार जाते हैं। और मेरा ये चैलेंज है, मेरा सरगोदा यूनिवर्सिटी आखिरी 2 बातें करने लगा हूं आपसे। देखें, अब आखिरी 2 बातें। एक आप सब ने मेरे से वादा करना है। अभी नहीं, बात तो करूं। आपने सब ने हाथ उठा के एक मेरे से वादा करना है कि आप सब हमेशा जुल्म और नाइंसाफी के सामने जिहाद करेंगे, झुकेंगे नहीं। और दूसरा, सरगोदा यूनिवर्सिटी, दूसरी बात, मैं आप सबको पता होना चाहिए कि आप अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक हैं, अशरफुल मखलूकात। अल्लाह ने हम सब के अंदर सलाहियत दी है। अल्लाह ने हमें सब में सलाहियत दी है कि हम जो चाहें हम बन सकते हैं। हम सब में सलाहियत है। ये याद रखना कि इंसान हर काम कर सकता है, सिर्फ एक शर्त है कि जब वो किसी ख्वाब के पीछे जा रहा हो, जब वो अपनी ख्वाब के पीछे जा रहा हो, एक शर्त है कि जब बुरा वक्त आता है आपने हार नहीं माननी, क्योंकि इंसान हारता तब है जब वो हार मान जाता है। सब जो मैंने क्रिकेट में एक सबक सीखा था, सबसे बड़ा सबक मैंने यह सीखा था कि आखिरी गेंद तक मुकाबला करता है वो चैंपियन होता है।
तो आपके सामने वो आदमी खड़ा है जिसको कभी हार हरा नहीं सकती। मैं ये पीडीएम के चोरों को मैं आज मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि मैं इनको पॉलिटिशियन नहीं कहता, मैं इनको चोर कहता हूं। क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि अमर बिल मारूफ, सच को सच कहो, हक को हक कहो, अच्छाई को अच्छाई कहो, बुराई को बुराई कहो। ये वो लोग हैं जो लूटते हैं मुल्क को 30 सालों से। मैं इनको पॉलिटिशियन नहीं कहता, मैं इनको चोर कहता हूं। तो इंशाअल्लाह आपका सरगोदा यूनिवर्सिटी, आपका कैप्टन अब इनका मुकाबला करेगा और आप सब ने मेरे साथ टीम बना पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, और एक वाइस चांसलर साहब, वो जो गवर्नर बैठा हुआ है, ये नून लीग का गवर्नर, उसको प्लीज मैसेज दे दें कि सरगोदा यूनिवर्सिटी में हर पॉलिटिकल लीडर को यहां बुलाएं और आपके सामने खड़ा करें। और मैं आपको आज यकीन से कहता हूं कि इनमें से एक भी नहीं आएगा, क्योंकि आप सबको देख के अभी से ही उनकी कांपें टांगनी शुरू हो गई हैं। बहुत शुक्रिया जी। आज की तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंचती है। यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी का अमला और पंजाब